प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री में दूसरे लेसन पर चलेंगे, अपना दूसरे लेसन पर कार्य करेंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा कराया गया जो फर्स्ट जो लेसन है वो समझ में आया होगा। यदि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकता है और मेरे द्वारा अपने डाउट्स जो क्लियर करा सकता है। उसके लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं या ग्रुप में मुझे मैसेज कर इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो मैं अगर लेसन की शुरुआत कराता हूं तो लेसन का नाम जो प्रारंभिक नगर है। देखिए, कहने का भाव ये हुआ कि नगर जो थे वो नगर किस तरह से अस्तित्व में आए, नगरों का विकास जो किस तरह से हुआ, नगरों की शुरुआत जो कहाँ से हुई, कैसे हुई, इन सभी बातों को जो हम इस लेसन के द्वारा अध्ययन करेंगे। देखिए, आधुनिक इराक, जिसे आजकल इराक के नाम से जाना जाता है, उसे प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था और आज उसे इराक के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में मेसोपोटामिया उसे कहा जाता था। अब अगर मैं इराक की बात करूं, मीन्स अगर मेसोपोटामिया की बात करूं, तो मेसोपोटामिया जो था वो मेसोपोटामिया दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्दों के मेल से बना है मेसोपोटामिया। पहला जो शब्द जो था वो तो मेसोस है और दूसरा जो शब्द जो था वो पोटेमोस है। अब इस तरह से ये मेसोस और पोटेमोस जो है, इससे मेसोपोटामिया जो है वो बना है। अब मेसोस और पोटेमोस जो है, वो मेसोस और पोटेमोस दो अलग अलग शब्द हैं। अब इनका अर्थ देखिए क्या है। मेसोस जो, उस मेसोस का अर्थ होता है आपका मध्य, मीन्स बीच वाला, और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी। अथवा क्या था, कहने का भाव ये हुआ कि दो नदियों के बीच का प्रदेश जो है उसको मेसोपोटामिया कहा जाता था। और अगर मैं नदियों की बात करता हूं तो नदियां जो थी वो आपका दजला और दूसरी नदी जो थी वो फरात है। नदियों के नाम हो गए आपका दजला और फरात नदी। अब देखिए, दजला और फरात नदी की अगर मैं लंबाई की बात करता हूं तो दजला जो नदी है उस नदी की लंबाई जो 1850 किलोमीटर, या मैंने लिखा है 1850 किलोमीटर जो है वो तो दजला नदी बहती थी, और फरात नदी की लंबाई जो 2350 किलोमीटर थी। अब इस तरह से दजला और फरात दोनों जो नदियां जो थी, इन दोनों नदियों का, दजला और फरात दोनों नदियों का ही मेसोपोटामिया जो था, इस मेसोपोटामिया में बहुत विशेष जो था वो जोर था, एक विशेष महत्व इन दोनों नदियों का है। क्योंकि इन दोनों नदियों की खास बात यह है कि जब इनकी लंबाई जो 1850 और 2350 किलोमीटर दूरी की हो गई, तो कहने का भाव मेरा ये हो गया कि इन नदियों में वर्ष भर पानी होता था और कृषि को करने के लिए, नगरों के एक विकास के लिए जो है वो ये पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के नगर जो हैं वो अस्तित्व में आए: धार्मिक नगर, व्यापारिक नगर और शाही नगर। देखिए, धार्मिक नगर वो नगर होते हैं जहाँ पर धर्म के आधार पर, पूजा पाठ के आधार पर बहुत ज़्यादा एक धर्म को मानने वाले लोगों की जिस जगह जिस स्थान पर ज़्यादा एक प्रचलन हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, ये जो हैं वो भगवान या हिंदू धर्म के आधार पर ही तो जो हैं ये प्रचलित हैं। और दूसरा आपका व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर वो जगह, वो स्थान होते थे जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ जो है बहुत बड़े तौर पर देखी जाती थी, व्यापार जो है बहुत बड़े स्तर पर किया जाता था। और तीसरा आपका शाही नगर। शाही नगर उस जगह, उस स्थान को कहा जाता था जहाँ पर शासन करने वाले राजा जो हैं वो अपनी शक्ति के साथ जो वो रहते हों, अपने वजूद के साथ रहते हों। और शाही नगर जो है वो सीधी सी बात हो जाती है कि शाही नगर में जो लोग जो थे वो लोग ज़्यादा रहना पसंद करते थे, क्योंकि शाही नगर में शासन करने वाला राजा जो है वो रहता था। और जब शाही नगर, जिस जगह जिस स्थान पर शासन करने वाला राजा अगर रह रहा है, तो सीधी सी बात हो जाती है कि उस जगह पर क्या होगा, लोगों को सुविधाएं जो हैं वो बहुत विशेष तौर पर प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, मेसोपोटामिया में जिन नगरों का उत्थान हुआ था उन नगरों के नाम इस प्रकार है। मेसोपोटामिया में जो है वो उरूक नगर, उर नगर, मारी नगर, किस नगर और लगस नगर, निनवे नगर, इन नगरों का जो है
वो नाम विख्यात है, प्रसिद्ध है। दूसरा आपका नगरों का विकास। देखिए पहले तो ये होता है कि नगरों के विकास में, नगरों पर जाने से पहले कि हम समझे कि नगर किसे कहते हैं, नगर होता क्या है। देखिए नगर किसे कहा जाता है, नगर की परिभाषा कोई देना कोई सरकार ले तो है नहीं, लेकिन साधारण भाषा में नगर जो है उसे कहा जाता है जहाँ पर अधिक विशाल क्षेत्र हो, जहाँ उस विशाल क्षेत्र में काफ़ी जनसंख्या में लोग रहते हों, जहाँ लोग जो है पक्के मकानों पर रहते हों, जिन मकानों में या उन नगरों तक जाने के लिए पक्की सड़कों का प्रयोग किया जाता हो, यातायात और संचार के साधन जो विकसित हों, ये सब जो हैं नगर का इनाम दिया जाता है। लेकिन अगर उस समय के नगरों की बात की जाए तो विश्व में नगरों का विकास जो है वो कहीं नहीं हुआ, बल्कि सर्वप्रथम नगरों का जो विकास जो देखने को मिला है वो नगरों का विकास आज से 3000 वर्ष पूर्व पहले मेसोपोटामिया में जो है वो नगरों का विकास किया गया था। नगरीकरण के कारण, अगर नगरीकरण हुआ है, नगरों का उदय हुआ है, नगरों का विकास हुआ है, तो नगरों के नगरीकरण के पीछे उसके कुछ ना कुछ कारण जो हैं वो अवश्य रहते हैं। और नगरीकरण के कारणों का वर्णन जो इस प्रकार है। सबसे पहला अत्यंत उत्पादक खेती। देखिए मेसोपोटामिया में नगरीकरण का, अगर मेसोपोटामिया में नगरीकरण हुआ है तो नगरीकरण के लिए सबसे पहले जो है विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, और उनमें मेसोपोटामिया में नगरों के उत्पादन का मुख्य कारण जो था वो उत्पादन का, अगर नगर उत्पन्न जो अगर हुए हैं, तो अगर नगर अस्तित्व में आए तो नगरों के पीछे और कुछ नहीं, बल्कि इसका मुख्य कारण जो था कृषि था। क्योंकि अगर कृषि वहाँ पर होती थी तो उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, और यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो है वो दजला और फरात नदियों के द्वारा आपका सहयोग रहा है, और यहाँ की मुख्य फसल जो है वो गेहूँ, जौ और खजूर यहाँ की मुख्य फसल हैं। उसके बाद जल परिवहन। नगरीकरण के विकास के लिए जन परिवहन का होना अत्यंत आवश्यक है, और उस समय भारवाही पशुओं और बैलगाड़ियों द्वारा अनाज को नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से ले जाया जा सकता था। लेकिन इसके कठिनाई के भी कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि अगर पशुओं से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है तो उस जगह स्थान पर जाने में समय बहुत ज़्यादा लगता था, दूसरा खर्चा बहुत ज़्यादा आता था, और तीसरा रास्ते में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। जल परिवहन उस समय बहुत सस्ता पड़ता था, क्योंकि जल परिवहन में नौकाओं के द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था, और नौकाएं जो हवा के वेग से चलती थीं और उन पर किसी प्रकार का कोई खर्च भी नहीं आता था। उस समय आपका मेसोपोटामिया की अगर बात की जाए तो मेसोपोटामिया जो था, उस मेसोपोटामिया में फरात जो नदी जो थी, जिस फरात नदी की लंबाई में 2350 किलोमीटर पहले बता चुका हूँ, उस फरात नदी के द्वारा जो विश्व में होने वाला व्यापार जो था वो सबसे ज़्यादा विश्व में होने वाला व्यापार आपका फरात नदी के द्वारा ही किया जाता था। धातु और पत्थर की कमी। देखिए किसी भी नगर के विकास में, उसके उत्थान में, उसके निर्माण में सबसे ज़्यादा धातु और पत्थर का योगदान होता है। लेकिन अगर मैं मेसोपोटामिया की बात करता हूँ तो मेसोपोटामिया में आपका किसी प्रकार से धातु और पत्थर जो था उसमें उसकी कमी थी। इन धातु और पत्थरों का लेन देन जो था वो प्राप्त करने का एक ढंग वो वहीं मेसोपोटामिया में नहीं होता था, लेकिन फिर भी मेसोपोटामिया के अंदर भवनों का निर्माण हुआ है, क्योंकि भवनों को बनाने के लिए, मंदिरों को बनाने के लिए, मूर्तियों को बनाने के लिए आपकी पत्थर की जरूरत पड़ी है। और किसी प्रकार के अगर आभूषण औजार अगर बनाए जाते हैं तो इन आभूषण और औजारों को बनाने के लिए धातु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मेसोपोटामिया में इस चीज़ की कमी थी, धातु और आपका पत्थर की, लेकिन फिर भी यहाँ नगरों का विकास हुआ है, क्योंकि मेसोपोटामिया जो था इस चीज़ की कमी को जो मेसोपोटामिया ने तुर्की से, ईरान से, बंगाल की खाड़ी से और आपका अन्य जो दूसरे देश से थे उनसे प्राप्त कर लिया, और इस कमी को पूरा कर नगरों का विकास हुआ है। चौथा आपका श्रम विभाजन। श्रम जो होता है वो श्रम काम है। देखिए शासन करने वाला राजा जो था उसने मेसोपोटामिया में राजा ने श्रम को सभी के लिए अनिवार्य बना दिया था, काम को। लेकिन काम जो है वो दो प्रकार से होता था। हर व्यक्ति जो देखिए किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर निर्भर रहता है। हर मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर हम किसी
एक कार्य में श्रम लगा रहे हैं तो दूसरे कार्य को अगर हम किसी चीज़ को दूसरे किसी वस्तु को